ट्रंप के क्या सहयोग से इजराइल की तरफ से ये कार्रवाइयां ईरान के अंदर हो रही हैं? अगर किसी हद तक इस आग को बुझाने में कोशिशें हो रही हैं, जो अभी तक हम देख रहे हैं अमेरिका से या वॉशिंगटन से सुन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमले बहुत तेज होना, तीव्रता बढ़ जाना, अचानक से इजराइल की तरफ से बड़े हथियारों का ज्यादा इस्तेमाल करना, एयर स्ट्राइक्स में पहले के मुकाबले ज्यादा इस बार दम लगाने का क्या मतलब है कि वॉशिंगटन से सिग्नल मिलने के बाद ये कार्रवाइयां हो रही हैं और ये दिखावा है कि आप बातचीत भी करें, उधर इजराइल को एंगेज भी रखें वॉर में? देखिए, अभी जो स्थिति इस वक्त चली है जी। वो है जो 5 दिन का युद्ध विराम ट्रंप ने घोषित किया है, और वो एक्चुअली युद्ध विराम नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कमिटमेंट दी है कि अगले 5 दिन वो तेहरान का जो मेजर पावर स्ट्रक्चर है, जो बताया जाता है पता नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उसकी कीमत है, उसको वो डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे 5 दिन। और ड्यूरिंग 5 डेज के बीच में उन्होंने एक 15 पॉइंट्स का एक प्लान रखा है, और उधर से ईरान की तरफ से भी कुछ प्लान आया है। परंतु पहले मैं जवाब दूंगा आपके इजराइल का। जी। जहां तक अभी तक जो जितने भी एक्सपर्ट मानते हैं, मैंने जो अल जजीरा पे या रशियन टेलीविजन पे या DW जर्मन या अमेरिकन टेलीविजन सुना है, उनके एक्सपर्ट्स का मानना है, वो ये बता रहे हैं कि शायद इस 5 डेज सीज फायर और 15 पॉइंट प्लान में इजराइल इज नॉट ऑन बोर्ड। इजरायली जो है उनसे सहमत नहीं है। इजरायली जो है वो चाहते हैं कि उनके पास ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है जिसको वो फिनिश इट फॉर वंस फॉर ऑल करना चाहते हैं, कि जितने भी एंटी इजरायली फोर्सेस हैं, हिजबुल्लाह, हुती, हमास और इवन ईरानियंस, इनको खत्म किया जाए। इसलिए उन्होंने देखा अपने फुल फ्लैग ऑफेंसिव है लेबनान के ऊपर, और लेबनान में जो लेबनान के प्रधानमंत्री हैं वो उनसे तो बहुत खफा है। वो कह रहे हैं हमें वॉर में मत धकेलिए, पर वो कह रहे हैं कि हम आपको नहीं धकेल रहे, हम सिर्फ हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। लटानी रिवर के सारे ब्रिजेस तोड़ दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्दर्न लेबनान और सदर्न लेबनान आपस में लिंक नहीं बचा। तो अब ये क्या होगा कि सदर्न लेबनान में हो सकता है उनका जो ग्राउंड ऑफेंसिव है उसके बाद वो उसको ऑक्यूपाई कर लें। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता है लेबनीज प्राइम मिनिस्टर और लेबनीज 2 और जो लेबनीज सिटीजन हैं उनमें भी बताया जा रहा है कम से कम वो लाखों के हिसाब से बेघर हो चुके हैं। तो ये सिचुएशन वहां पे चली जा रही है, जबकि यहाँ पे और साथ में उनके हमले जो हैं ईरानियंस के ऊपर भी जारी हैं और हुतीज के ऊपर भी जारी हैं, और ये सिचुएशन है। अब ये बात आती है 5 डेज जो पीस प्लान की बात हो रही है, 15 पॉइंट पीस प्लान, वो बेसिकली है न्यूक्लियर बॉम्ब्स को लेकर के, वो है मिसाइल स्ट्राइक्स को लेकर के, प्रॉक्सीज को लेकर के। तो ये सब चीजें हैं, और साथ में कुछ गारंटीज देने की बात की जा रही है। उधर से ईरान के जो बयान है वो भी बड़े कड़े हैं, परंतु ईरान ने ये भी बोला है कि देखिए अगर आप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन चाहते हैं गल्फ ऑफ हॉर्मुज में, तो वो खाली फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ही नहीं होगी, वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी होनी चाहिए। अब इस बयान का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि 1979 से जो आपने इकोनॉमिक सैंक्शंस हम पे लगा रखी हैं वो उन सबको हटाइए, हम भी जाके वर्ल्ड के साथ ट्रेड कर सकें। तो ये बात थोड़ी सी बताती है कि ईरान की तरफ से थोड़ा मेलो डाउन है। हालांकि वो कहते हैं रिजीम चेंज नहीं हुआ, मैं कहता हूँ रिजीम चेंज हुआ। उसकी जगह पे खमेनी के जो छोटे बेटे आ गए हैं मुस्तफा, और प्रॉब्लम ये जो चेंज हुआ है वो पहले से भी ज्यादा हार्डलाइनर्स हैं, पहले से भी ज्यादा रेडिकलाइज्ड हैं, और पहले से भी अच्छा, मैं एक चीज और भी मैं ट्रंप की स्टेटमेंट की तरफ भी हम वो बात बाद में सुनेंगे डील वाली, लेकिन एक बात, रात को उनसे 3 बार सवाल पूछा गया, यहां तक कि एक CNN के पत्रकार को उनने CNN से अपील भी कर दी कि इनको नौकरी से हटाइएगा इस सवाल पूछने पर। सवाल था कि इजराइल इस युद्ध से हटना चाह रहा है, लेकिन अमेरिका हटना चाह रहा है, इजराइल नहीं। तो जवाब आया, और ये दूसरी बार हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो उनके सामने पीटर हेगसेट थे, जो वॉर का ये सारा कामकाज देख रहे हैं, कहा गया ये व्यक्ति नहीं चाहता। इन्होंने ही मुझे कहा था, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन्होंने मुझे कहा कि आप हमला करें, मुझे उकसाया। आज वो हमला खत्म नहीं करना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से। क्या इस बात को यह समझा जाए कि ट्रंप पैर पीछे खींचना चाह रहे हैं, इजराइल जो भी करे और वो भी उसकी सहमति से करता रहे? देखिए, ट्रंप पैर पीछे खींचना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है, और उसके कारण है। उसके कारण ये है कि इसके अगर ये 5 दिन सक्सेसफुल नहीं होते, हम चाहेंगे कि सक्सेसफुल हो जाए और दुनिया में एक जो वैश्विक इकोनॉमिक संकट आया हुआ है वो टल जाए। अगर वो नहीं होता है तो यहाँ पे दिल हैव टू पुट बूट्स ऑन ग्राउंड। वो मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने आपके दर्शकों को समझाया था, वहां उनकी क्या प्रॉब्लम्स है बॉडी बैग्स जो ट्रंप अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके अलावा जो इकोनॉमिक इफेक्ट अमेरिकन इकोनॉमी पे जो दूरगामी होंगे,
ये दोनों चीजें जो हैं और कपल्ड विद द मिड टर्म इलेक्शन जो आ रही हैं, इसलिए ट्रंप उसको अफोर्ड नहीं करते। वो पैर खींचना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि टेबल पे आए। और ऑल अलोंग, जैसा कि लोग कहते हैं कि भाई कोई डिप्लोमेसी नहीं थी, मैं कह रहा हूँ ऑल अलोंग बैक चैनल एक्टिव थी। जो आपके विटकॉफ और कुशनेर थे, वो राक्षी के साथ वाया ओमान बात कर रहे थे। और आज भी अभी ट्रंप ने नई टीम घोषित की है, उसमें मार्को रूबियो है जो वॉर के अगेंस्ट हैं, उसमें जेडी वैंस है जो वॉर के अगेंस्ट हैं, और कुशनेर और विटकॉफ तो है ही हैं। परंतु जो जानकार है मैं वॉशिंगटन में, जो पुराने एक और उनके नाम मैं भूल रहा हूं, वो भी उस टीम में शामिल थे, वो कह रहे हैं कि जो ट्रंप ने टीम पहले भी दी थी वो इस काबिल ही नहीं थी, कि उनके पास एक्सपर्टीज नहीं थी। उसमें ट्रंप के दामाद भी हैं, विटकॉफ के साथ ट्रंप के दामाद भी उसमें शामिल थे। आज ईरान ने कह दिया इनको निकालिएगा, बाकियों के साथ हम बात करेंगे। जेरेड कुशनेर जी। और यहाँ पे दूसरी बड़ी बात जो हो रही है, पाकिस्तान जो ढोल बजा रहा है, वो कह रहा है कि उन्होंने, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बोला कि देखिए हम आपको होस्ट करते हैं, होस्ट ओनली वेन्यू, और वो शायद ट्रंप के कहने पे किया, और ट्रंप ने इमीडिएटली उसको रीट्वीट कर दिया। तो पाकिस्तान ने ये निकाला है कि वो पाकिस्तान उसके अंदर शामिल हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान उसके अंदर सिर्फ एक होस्ट बन सकता है, क्योंकि लॉजिकली एक न्यूट्रल जगह पे जाना है, जहां पे ईरान के जो प्रतिनिधि हैं और अमेरिकन हैं एक साथ बैठे। अभी तक की जितनी भी बैक चैनल डिप्लोमेसी या सामने जो टॉक्स हुई हैं, दोनों एक साथ एक ही रूम में नहीं बैठे हैं, क्योंकि ईरान के पास कोई गल्फ कंट्रीज में वो जा नहीं सकता, अमेरिका के पास जा नहीं सकता, यूरोप में जा ही नहीं सकता, तो नियरेस्ट उनके पास बनता है पाकिस्तान। अब यहाँ पे पाकिस्तान एक ढोल और बजा रहा है। अनकन्फर्म न्यूज है, पर हो सकता है सही हो। हालांकि 15 पॉइंट में उन्होंने बोला है कि जो न्यूक्लियर यूरेनियम मटेरियल उन्होंने ऑलरेडी इनरिच करके रखा है, हैंडेड ओवर टू इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। पर पाकिस्तान बोल रहा है, उन्होंने बोला कि हमें हैंड ओवर करिए। तो अगर वो उसमें बात में सच्चाई है भी, तो मैं ये कहूंगा कि अमेरिका के कहने पे होगा, और अमेरिका उसी तरह से कंट्रोल करेगा जिसको पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब कहता है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, हमने अपने कैराना हिल्स पर अटैक किया था, हालांकि वो ओपनली हमने एडमिट नहीं किया, तो वहां क्या रिएक्शन हुई? वो रिएक्शन अमेरिका की थी, और अमेरिका के हर साल $2 बिलियन खर्च करता है वहां पे ट्रेनिंग एंड सिक्योरिटी के लिए। अगर वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन है तो अमेरिका क्यों करता है? तो हो सकता है जो स्टॉक पाइल है यूरेनियम का, वो अमेरिका बोले कि इसको भी वही स्टोर करो, कैराना हिल्स में, चगाई हिल्स में, या नीचे पासनी के पास, जो इनके 2-3 जगह हैं। तो ये सब चीजें हैं, इस वक्त हर कोई अपना डंका बजा रहा है। परंतु प्रॉब्लम ये है कि 5 दिन में जिस तरीके की बातें हो रही हैं, जो शर्तें रखी जा रही हैं, वो दोनों साइड्स को अनएक्सेप्टेबल हैं। तो अब यहाँ पे मुश्किल है। बीच का रास्ता मैं दोबारा आपसे, आप लॉजिकली बड़ी बात समझा रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट, दोबारा इस पर जाएंगे, लेकिन ट्रंप का वो बयान भी जरा सुना दें जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका को बड़ा कीमती गिफ्ट भेजा है। जब इसके बारे में सवाल पूछा गया, फिर ये भी पूछा गया था कि आप किन किन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जरा वो भी बता दें, तो उस पर वो पत्रकार पर भड़के। समझौता ईरान करना चाहता है ट्रंप के मुताबिक, ईरान भी डील करना चाहता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि रिजीम चेंज वाली बात भी वो कह रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ है। हालांकि उन्होंने इस गिफ्ट के बारे में ज्यादा या पूरी जानकारी नहीं दी, लेकिन व्हाइट हाउस के अंदर ओवल ऑफिस में पत्रकार वार्ता में सवालों का जवाब है। एक जवाब सुनिएगा और उसके बाद वापस चलेंगे ब्रिगेडियर साहब के पास। Well, we're in negotiations, as it turned out, and now you've seen what I said yesterday was exactly correct. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it, and the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. And who wouldn't if you were there? Look, their Navy's gone, their Air Force is gone, their communications are gone. That's the biggest problem. It's very hard to communicate them between themselves. All of the anti-aircraft is gone. Most of their missiles are gone. We either shot them or they shot them and don't have them anymore. They're down to a trickle. Pretty much everything they have is gone. I don't know. Can you name one thing that's not gone, or can you name one thing that's doing well? You know, if you read the papers, you think we're tied. You think we're in a tough battle. We are roaming free over Tehran, the city, Tehran, as opposed to Iran. We're roaming free. We can do whatever we want. And as you know, today we were going to have the privilege of shooting down a very big electric generation plant, one of the biggest in the world. And one shot to the right location ends the plant, it collapses. And we held off. राष्ट्रपति ट्रंप की बात, ब्रिगेडियर साहब मैं आपके पास सीधा लौटूंगा। ये
ये दावा करना कि हम तेहरान के ऊपर अपनी मर्जी से घूम रहे हैं लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा नहीं पा रहे हैं, अपने ही सहयोगी उससे नाराज हो गए हैं, और ये जो बातचीत और डील वाली बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जिन लोगों पर प्रहार किया, जिन पर आप टूटे कहर बनकर, उनमें शायद कुछ लोग उन्हीं के बीच में हों जो बातचीत कर रहे हों। क्या पहले तो ये जो विश्वास वाली बात है, विश्वास किया जाए जो ट्रंप बता रहे हैं, प्लस अगर इतना कंट्रोल जो उनकी बातों से हमें लग रहा है अमेरिका का तेहरान के ऊपर है, सारी चीज़ें तेहरान की ख़त्म कर दी गई हैं, नुकसान पहुंचाया गया, ये हमने भी देखा, तो फिर उस इंपॉर्टेंट रास्ते को अमेरिका जैसी ताकत भी खोलने से क्यों डर रही है? सवाल यहाँ मेरे को कर दिए हैं, मैं बारी बारी सबका जवाब दूँ। पहले कि वो डील किससे कर रहे हैं उन्होंने नहीं बताया। तेहरान के अंदर, ईरान के अंदर अगर आपको समझ है, बिल्कुल है, मैं नहीं बोलता नहीं है, अगर आप समझते हैं तो वहां पे एक किस्म की पैरेलल गवर्नमेंट है, एक रेडिकलाइज्ड अंडर मुज्तबा सुप्रीम लीडर सपोर्टेड बाय द IRGC, और दूसरी है पेजेश्कियां एंड अरागची। अब पेजेश्कियां अरागची थोड़े से मॉडरेट हैं, वो राइटिस्ट हैं, वो आयतुल्लाह खुमानी से भी ज्यादा हार्डलाइनर्स हैं, तो वो बात करने को तैयार नहीं होंगे और वो अपनी शर्तें बड़ी कड़ी बोल रहे हैं। परंतु अगर आप इनके पेजेश्कियां के और अरागची का बयान देखें, यहाँ थोड़ी सी मॉडरेशन नजर आती है। हो सकता है कि इन्हीं के साथ ही चल रही हो, जो कि पहले विटकॉफ ने भी बोला था, वाया ओमान या वाया कतर, हो सकता है। दैट इज नंबर 1। सेकेंडली उन्होंने बोला हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये भी सच है। अभी जो पाक जनरेशन की बात मैंने भी ऑलरेडी कर दी कि अगर 5 दिन के नहीं होता तो उस पर अटैक करेंगे, तो उसके जवाब में उन्होंने भी अगेन हार्डलाइनर रिस्पॉन्स आया है फ्रॉम ईरानी एस्टैब्लिशमेंट कि हम आपके डिसैलिनेशन प्लांट्स, आपके पावर जनरेशन ऑल ओवर गल्फ कंट्रीज बर्बाद कर देंगे, जो इज अ डिजास्टर इन द मेकिंग। तो अब प्रॉब्लम क्या है, गल्फ ऑफ हॉर्मुज को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा? मैंने कल भी शायद आपके दर्शकों को बताया था, आज फिर मैं संक्षेप में बताता हूँ। गल्फ ऑफ हॉर्मुज जो है मैक्सिमम विड्थ है 29 किलोमीटर, उसके अंदर है मस्टांग आइलैंड, कासिम आइलैंड, लाकरा आइलैंड, टोम्बा आइलैंड। तो वहां पे एक टाइम पे सिर्फ एक शिप आ सकता है, एक शिप जा सकता है, और इसकी तो लेंथ है अबाउट 80 to 100 किलोमीटर, अबाउट 4 आवर्स विंडो। अब मान लें कि उन्होंने सारे आइलैंड कैप्चर कर लिए हैं और जो भी शिप्स निकल रहे हैं उनको वो नेवल एस्कॉर्ट भी देते हैं, एयर एस्कॉर्ट भी देते हैं। इसको 24/7 365 करके रखना इज इम्पॉसिबल। मान लो करते हैं, तो उसके बाद भी ईरान की डेसिमेशन हो चुकी है। उनके जो वेस्टर्न हिल्स हैं जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज के ईस्ट पे आती है ईरान की सीमा पे, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। देखिए ईरान की सारी मिसाइल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, पर उनका स्पेस प्रोग्राम है, उनके पास टेक्नोलॉजी है लॉन्ग रेंज के लिए। तो वो अगर कहीं ईरान के डीप इन द टेरिटरी, ईरान का जो साइज है हाफ द साइज ऑफ इंडिया, तो छोटा सा कंट्री नहीं है पाकिस्तान की तरह, ये हाफ द साइज ऑफ इंडिया। तो अगर कहीं पे भी कंसील्ड मिसाइल है, और उसके बाद जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है, टारगेट हैंडलिंग कैपेबिलिटी ऑफ अमेरिकन फोर्सेस, मान लो 100 भी है, सब कुछ लगा रखा उन्होंने, 101st मिसाइल विल डिस्ट्रॉय द कैरियर ऑयल कैरियर, और ऑयल कैरियर में आग लगेगी, बुझाने में हफ्तों लगेंगे, महीनों लगेंगे। अगर वो टूट जाता है तो शेल्फ जो है वो इतना छोटा है, इट विल ब्लॉक द थिंग। तो ये एक डायलेमा है जो ईरान के अमेरिकन फोर्सेस के पास है। हालांकि वो ग्राउंड ऑफेंसिव की पूरी तैयारी कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता अगर आप मुझे एक्सपर्ट मानते हैं और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप ईरान का जो वर्चस्व है या उनकी इंटरडिक्शन कैपेबिलिटी है उसको टोटली खत्म करें, ये नहीं हो सकता। जी है, और बड़ी गहरी आपकी स्टडी है। अब चूंकि भारत से भी मदद मांगी गई है, फोन करने का मतलब ये हुआ कि आप भी सहयोग करें। वो जो मैंने पहले कहा था कि क्या ट्रंप पांव पीछे खींचना चाह रहे हैं, कैसे भी निकलने की कोशिश हो, भारत का एक रोल रहेगा। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कल कुछ बड़े और जाने माने एक्सपर्ट्स और रिटायर्ड जनरल्स और कर्नल्स की बात हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि इस परिस्थिति में भारत को अपने इंटरेस्ट का तो ख्याल रखना ही है, लेकिन भरोसा अमेरिका पर करना बहुत मुश्किल है। ये 40 से ज्यादा जंगें बता चुकी हैं, भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसानी से विश्वास वो कर ले। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, अमेरिका पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है, परंतु ये जो मिड टर्म इलेक्शन वाला जो डेडलाइन है नवंबर का, ये ट्रंप के गले की हड्डी है इस वक्त, इसलिए वो कोशिश कर रहा है निकलने की। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हुई है कि ईरान ने 8 कंट्रीज के नाम लिए, उसमें पाकिस्तान भी है, इंडिया नहीं है। तो ये एक ऑपोजिशन पार्टीज के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है। कुछ ट्वीट्स भी आई हैं मानिकन टैगोर वगैरह वगैरह की सुबह से, दैट इज ऑल हम्बग। देखिए अब सबसे पहले दुनिया में जब मीडिएशन की बात हुई थी तो सबसे पहला था फ्रांस के राष्ट्रपति कि भारत को मीडिएट करना चाहिए क्योंकि भारत दोनों पक्षों के साथ है। उसके बाद जर्मनी से स्टेटमेंट आई,
फिर यूरोप से आई, और 4 दिन पहले इवन रशिया से आई, जो कि ईरान का समर्थक है कि भारत को मीडिएट करना चाहिए। परंतु ये बीच में जो ईरान ने अपना 8.8 कंट्रीज का पैनल डिक्लेयर किया है, उसका पता नहीं है मेरे को। तो अब भारत को क्या करना है? तो भारत की जो डिप्लोमेसी इस वक्त है वो ईरानियन के साइड में नहीं है, हालांकि ईरान उनके रिलेशन अच्छे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें अमेरिकन के साथ और इसराइलीज के साथ मिलकर के उनको कन्विंस करना चाहिए कि देखिए, युद्ध इनफैक्ट वो भी जानते हैं कि युद्ध के दूरगामी परिणाम पूरी दुनिया को ले डूबेंगे। तो उनको कन्विंस करना है कि आप देखिए, आपने जो लिमिटेड, आपने जो है थोड़ी सी नरमी लाई है अपने बर्ताव में, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स आपने कर लिए हैं उनका दूरगामी देखिए। इमीडिएट अगर वॉर से खत्म करना चाहते हैं, उसके अलावा इसको आप प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं। जैसे ट्रंप की तरफ से बयान तो नहीं आया है, परंतु उनके जो एडवाइजर्स हैं वो बोल रहे हैं कि किसी भी देश को झुकाने के लिए एक तो मिलिट्री ऑप्शन होती है, वो मेरे ख्याल में ट्रंप उसको एग्जॉस्ट कर चुके हैं या कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ नवंबर डेडलाइन। दूसरी है इकोनॉमिक ऑप्शन, सैंक्शन है ईरान के ऊपर और सैंक्शन भी लग सकती हैं। फिर 20 कंट्रीज ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दी है कि टू कीप द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन दे विल डू एनीथिंग। तो हो सकता है ट्रंप जो है युद्ध खत्म करके अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करके कोई ऑफ रैम्प ढूंढ के, या ऑफ रैम्प ये भी हो सकता है, हालांकि उन्होंने मना किया रिपोर्टर के सामने कि उन्होंने जो गिफ्ट दिया है वो न्यूक्लियर नहीं है, इट इज रिलेटेड टू द ऑयल एंड गैस। अब मेरे को लगता है वो ऑफ रैम्प न्यूक्लियर हो सकता है, शायद ईरान भी मान जाए, अमेरिका भी मान जाए। तो उस स्थिति में वो इकोनॉमिक सैंक्शन जो है उसके साथ ईरान को कंटेन करने की कोशिश करेंगे। और जो 20 कंट्रीज का जो प्रोग्राम है, उनकी जो ऑलरेडी नेवल फोर्सेस हैं वो ऑलरेडी आ रही हैं, मुंह पे बोल रहे हैं कि हम डायरेक्ट हिस्सा नहीं लेंगे। तो फिर अपना एयरक्राफ्ट कैरियर्स, अपनी सबमरीन्स, अपने ग्राउंड ट्रूप्स क्यों भेज रहे हैं गल्फ के अंदर? तो ये किस्म की डायकोटमी है, डायकोटमी नहीं कहूंगा, एक स्ट्रैटेजी है कि ऊपर से बोलते रहिए कि हम डिफेंसिव वॉर में तुम्हारे साथ है, ऑफेंसिव में नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स नथिंग। अगर आप लड़ाई में हो, चाहे वो डिफेंसिव है चाहे ऑफेंसिव है, यू आर देयर। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ट्रंप के पास लास्ट ऑप्शन है काइनेटिक मीन्स की। शायद वो, जैसा कि उनके एक सलाहकार ने हमें आज सुबह अल जजीरा पे बताया, कि शायद वो इकोनॉमिक की तरफ अब ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे और ईरान को परमानेंटली कंटेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Please like and subscribe.